नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 8th के हिस्ट्री पे है। आप देख सकते हैं अतीत से वर्तमान है और चैप्टर है आपका 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। इससे पहले के अध्याय को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके तथ्यों को एक एक तथ्य को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में जो इसका अभ्यास प्रश्नावली है इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए यह जो आपका अध्याय है यह जातीय व्यवस्था की चुनौतियां पर है। यानी देखिए हमारे भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति क्या है आज के डेट में आपको ही पता है, और आज से 50 साल 100 साल पहले इतना खराब था कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। हमारा भारत में जो सामाजिक स्थिति था वो जाति व्यवस्था पर आधारित था। यानी लोग जो थे वो जातियों में बटे हुए थे और हाल ऐसा था कि छुआछूत का भावना से लोग ग्रसित थे। यानी जो बड़े जात के लोग थे वो छोटे जात के लोगों को छूना तक पसंद नहीं करते थे, उसको देखना तक पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सब सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में, वीर सेलिंगम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए यहाँ पे नारायण गुरु है, ईवी रामास्वामी नायकर है जिसको पेरियार भी कहा जाता है। इसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी हैं। सबसे लास्ट में है यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए या फिर निचले जातियों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सब चीज़ों को हम आज इस अध्याय में पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को। देखिए स्टार्ट हो रहा है लाइन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। एकदम सही बात है, बिना समाज के हमारा जीवन संभव नहीं है। पूरी दुनिया में मानव कई वर्गों में प्राचीन काल से ही बटा रहा है, जिसमें एक शक्तिशाली वर्ग हुआ करता था और एक कमजोर वर्ग हुआ करता था। यानी सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कमोबेश लगभग हर देश में ऐसा हुआ। शक्तिशाली वर्ग अलग रहते थे, कमजोर वर्ग अलग रहते थे। देखिए भारत में सामाजिक भेदभाव जो थी वो जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है। यानी हमारे भारत में लोग जो थे वो जातियों में बटे हुए थे। तो हमारे देश में ये जाति व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट कैसे हो गई? तो देखिए प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पेशे से या काम के आधार पर 4 वर्ण थे। ठीक है, यानी जन्म से उनका जाति नहीं बंटवारा था। पहले था कि काम के आधार पर लोग 4 जातियों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलकर इन विभाजनों ने क्या कर लिया, जातियों का रूप धारण कर लिया। ठीक है, इसमें फिर पुनः कई उपजातियां भी उत्पन्न हो गई। यानी इस 4 जाति में भी बहुत सारे उपजाति उत्पन्न हो गए। आप देख सकते होंगे आज के डेट में बहुत सारे जातियां हैं। ठीक है, हिंदू में भी देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहले 4 ही हुआ करते थे, आज के डेट में तो सैकड़ों जातियां उत्पन्न हो गई है। ठीक, देखिए जाति का निर्धारण काम की जगह जन्म के आधार पर अब होने लगा। ठीक है, पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, काम के आधार पर लोग बटे हुए थे। अब जो था वो धीरे धीरे वो क्या हो गया, जन्म के आधार पर जातियां बंटने लगी। ठीक है, और जाति का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, छुआछूत की भावना आने लगी। बड़े जो जात थे वो छोटे जात को देखने तक पसंद नहीं करते थे, उसके छुआ जाने से वे अपने आप को अशुद्ध मानने लगते थे। देखिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जातियों में किस तरह से बंगाल के जो चंडाल जाति थे, बिहार के डोम जाति, दक्षिणी बिहार में भूइयाँ, महाराष्ट्र के महार, देखिए भीमराव अम्बेडकर महार जाति के ही थे। ठीक है, उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। यानी ऊपर के तीनों वर्गों के लोग जो थे इसको देखना तक पसंद नहीं करते थे और छुआ जाने से तो अपने आप को अपवित्र ही मानने लगते थे। तो देखिए इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय पढ़े लिखे वर्गों ने प्रयास किया। ठीक है, ताकि समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो और उनके बीच बराबरी की भावना विकसित हो। ठीक है, इस कोशिश में कई समाज सुधारक शामिल थे। अब इन समाज सुधारकों में कौन कौन शामिल थे? तो देखिए सबसे पहले है आपका महात्मा ज्योतिराव फूले। ठीक है, हम महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में हम समझते हैं और भी बहुत सारे हम धीरे धीरे करके सबको जानेंगे। तो आगे देखिए महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे वो जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिए। ठीक है, वो जाति व्यवस्था के एकदम खिलाफ थे। ठीक है, अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें समान मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोग जो थे उनकी बात को समझ पाए। ठीक है, मराठी भाषा में उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया, किताब लिखना शुरू किया। सबसे पहले देखिए उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। ठीक है, दीनबंधु नामक यह कैसी पत्रिका थी, मराठी किसने निकाला था? तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, किसका विरोध करने के लिए? तो वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए।
ठीक। देखिए 1873 में फिर उन्होंने गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक निकाली, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप इसको याद कर लेंगे, जीके में बार बार आते रहता है, गुलामगिरी और ये दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका। तो ये 1873 में गुलामगिरी नाम से अपनी पुस्तक उन्होंने जो लिखा है, इसमें फूले ने शूद्रों की दासता के कारणों की व्याख्या की कि क्यों वे दास बन गए, और इसकी तुलना अमेरिकी निग्रो यानी काले गुलामों से की, ठीक है। अमेरिका के आंदोलन में भी आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, अमेरिका में भी ऐसे ही गोरे और काले का चक्कर था। वहाँ भी गोरे जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और काले जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको दास बना के रखा गया था, उनको दबा कुचला के रखा गया था, ठीक है, उन गोरों के द्वारा। तो फूले ने भारत के अछूतों को, दलितों को वहाँ अमेरिकी निगरों से तुलना की अपने इस किताब में गुलामगिरी में, जो कब छपा था 1873 में, ठीक। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ब्राह्मणों को लगता था कि वे आर्य हैं, ठीक है, और आर्य होने के कारण वह औरों से श्रेष्ठ है, ठीक। उन्होंने ब्राह्मणों के उस दावे को नकारा कि आर्य होने के कारण वह औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी है और वे यहाँ के मूल निवासियों को हराकर उन्हें निम्न मानने लगे थे, ठीक है। जो ऊंचे जात के लोग थे वे अपने आप को आर्य मानते थे, ठीक। तो इस बात को फूले ने नकार दिया कि ऐसा बात नहीं है, आर्य जो थे वो विदेशी थे, आक्रमण करके हमारे भारत देश में रहने लगे और यहाँ के जो मूल निवासी थे उसको हराकर उनको छोटा मानने लगे थे। फूले के अनुसार यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जातियों के लोगों की है, ठीक है। यानी हमारे भारत देश में जो निम्न जातियाँ हैं उन्हीं का ये धरती है। बड़े जात के जो लोग थे वो आर्य थे, विदेशी थे, बाहर से आए थे, ठीक है। ये किसका तर्क है? ये महात्मा ज्योतिराव फूले का तर्क है, ठीक। देखिए अछूतों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ कि फिर बाद में फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1873 को। कहाँ? तो पुणे में, ठीक है। ये जीके में भी हमेशा ये प्रश्न आता है कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया? तो महात्मा ज्योतिराव फूले। कब? तो 24 दिसंबर 1873 को, ठीक है। तो सत्य शोधक नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। फूले ने गैर ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ाया, यानी जो ऊंचे जात के नहीं थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनका मनोबल बढ़ाया। कैसे? इस सत्य शोधक समाज के द्वारा। तो इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो अगले महापुरुष है वे हैं वीर सेलिंगम, ठीक है। ये हमारे दक्षिण भारत से आते हैं, ठीक। देखिए दक्षिण भारत में भी सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। इस आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, किनकी? वीर सेलिंगम की, ठीक है। इनका पूरा नाम था कंडुकड़ी वीर सेलिंगम, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे पहले इन्होंने मुहिम चलाया था। देखिए अगले पेज पे वीर सेलिंगम के बारे में कह रहा है कि उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे, ठीक है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट जी के, आप इसको याद रखेंगे। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वीर सेलिंगम को, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकप्रिय थे? तो दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के साइड में, ठीक है। देखिए विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र के सामाजिक सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया, ठीक है। इनका कर्म क्षेत्र कहाँ था? तो आंध्रा के समाज में, यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए अगले जो हमारे महापुरुष है वो थे नारायण गुरु, ठीक है। इनका कर्म क्षेत्र केरल के साइड में रहा, ठीक। केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन। देखिए एझावा एक वहाँ का जाति है केरल का, जो एक छोटी जाति है, ठीक है, निम्न जाति है एझावा, ठीक। इसी जाति में वे जन्मे थे और इनके बचपन का नाम क्या था? नानू आसन था, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से ये जाने गए। एक धार्मिक गुरु के रूप में बाद में उभरे। कौन? ये नारायण गुरु, ठीक। देखिए इनका क्या क्या योगदान रहा। तो इन्होंने देखिए प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो पंथ बनाया था इसमें जाति का भेदभाव इन्होंने नहीं रखा, ठीक है। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई थी। याद रखेंगे, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई थी। किनके द्वारा? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा, ठीक। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे। पहला क्या था? तो छुआछूत का विरोध करना, और दूसरा क्या था? तो पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने अपने इस संस्था के द्वारा निम्न जो जातियाँ थे, निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने पर बल दिया, ठीक है, ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके।
अब देखिए हमारे अगले महापुरुष है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है और इनका मुख्य आंदोलन था आत्मसम्मान आंदोलन। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने भी वही आंदोलन चलाया, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया था इन्होंने। देखिए जो पेरियार थे ईवी रामास्वामी नायकर, ये स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, वह विशेषकर भगवद गीता, रामायण और मनु द्वारा रचित संहिता के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। इनका ये मानना था किनका, तो ये ईवी रामास्वामी नायकर का। और एक छोटी सी घटना इनके साथ हुई और ये क्या किए, कांग्रेस से भी अलग हो गए और 1925 में स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया। और वो घटना कौन सी थी, तो देखिए कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति के लोगों को अलग बैठाया गया था। ठीक है, यानी ये जिस भोज में गए थे तो इनको अलग बैठाया गया, बाकी जो ऊपरी जाति के लोग थे उनको अलग बैठाया गया था। तब से पेरियार ने फैसला किया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। और ये जो स्वाभिमान आंदोलन है ये आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन जब भी आए तो किनका नाम ध्यान में आना चाहिए आपको, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन जो था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक, इसी आत्मसम्मान आंदोलन को स्वाभिमान आंदोलन भी जाना जाता है। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन ये दोनों एक ही है। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1925 में। ठीक, देखिए आगे कह रहा है कि 1937 में इनको जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया था। ठीक है, जो बाद में द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। और ईवी रामास्वामी के बारे में इनका जो कर्म क्षेत्र रहा वह कहाँ था, तो वो तमिलनाडु के क्षेत्र में था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ईवी रामास्वामी तमिलनाडु, फिर उसके बाद देखिए नारायण गुरु कहाँ, केरल। फिर उसके बाद यहाँ देखिए वीर सेलिंगम कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के साइड में। और ये महात्मा ज्योतिराव फूले, ये तो महाराष्ट्र के साइड में। ठीक है, आप इन सभी को याद रखेंगे और इनका कर्म क्षेत्र भी याद रखेंगे। इस कड़ी में नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हम देखते हैं कि इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या किया। हालांकि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो 1 घंटा का वीडियो भी कम है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जीके है। ठीक है, लेकिन दलितों और शूद्रों के लिए इन्होंने क्या क्या किया इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जो थे 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे, डिप्रेस्ड क्लास, पहला भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 1919 में, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुआ था, तो कांग्रेस के द्वारा हुआ था। ठीक है, और गांधी जी ने इसमें क्या सुझाव दिया, तो छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया ताकि छुआछूत हमारे भारत से खत्म हो। ठीक, अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। पहली बार हरिजन जो शब्द का प्रयोग किया महात्मा गांधी ने नहीं किया था। कई बार परीक्षा में आता है यह प्रश्न कि हरिजन शब्द सबसे पहले किसने शुरू दिया, तो महात्मा गांधी। ठीक, हरिजनों का उत्थान जो था वो गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, देखिए इसके बाद छुआछूत की प्रथा को खत्म करने के लिए 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ याद रखेंगे, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। कब, 1932 में। हरिजन सेवक संघ गांधी जी 1932। ठीक है, किस लिए, ताकि उन्हें चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा मुहैया हो सके, पहुंच सके। किनको, जो पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, शूद्र हैं, उनके लिए। ठीक है, 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ठीक है, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब, तो 1933 में। इसको भी आप याद रखेंगे। और इस साप्ताहिक पत्रिका के द्वारा उन्होंने दलितों के लिए संवेदनशील विषय उठाए, जैसे हरिजनों का मंदिर में प्रवेश। पहले हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था। ठीक है, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना। पहले जो तालाब या कुआं होता था वहाँ पे हरिजन पानी नहीं पी सकते थे। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में पहले हरिजन प्रवेश नहीं पा सकते थे। तो इन सब जगहों पर हरिजन भी जाएं, प्रवेश करें, वो भी सामाजिक रूप से आगे बढ़े। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने इन सब मुद्दों को अपने साप्ताहिक पत्रिका जो था हरिजन, इसमें उठाया ताकि पिछड़ों दलितों का उत्थान हो। ठीक है,
गांधी जी जो थे इनका मुख्य रूप से जाति प्रथा में ये सुधार चाहते थे, ठीक है। छुआछूत को खत्म करना चाहते थे, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय इन्होंने उठाए थे। तो मुख्य रूप से गांधी जी जो थे ये 4 क्षेत्रों में इनका योगदान रहा, जाति प्रथा के सुधार में, छुआछूत का विरोध करने में, महिलाओं की स्थिति के सुधार में और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, ठीक। अब देखिए ये जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई, तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुए और इसे समाप्त करने की मांग रखी। असल में देखिए यह मैटर क्या था। सबसे पहले तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लीजिए कि गोलमेज सम्मेलन जो था वो 3 बार हुआ था, ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए थे। महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, देखिए दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। असल में पहले जो था हिंदुओं का अलग निर्वाचन व्यवस्था था और मुस्लिम का अलग निर्वाचन व्यवस्था था। कहने का मतलब है, आप इसको आसान भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पंचायत है, तो आपके पंचायत में हिंदू मुखिया जी अलग होते थे, चुनाव के आते थे, और मुस्लिम मुखिया का अलग चुनाव होता था, ठीक। पहले ऐसा होता था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। यानी एक ही पंचायत से, मान लीजिए कोई विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, तो एक ही क्षेत्र से हिंदू का प्रतिनिधि अलग, मुस्लिम का प्रतिनिधि अलग, और उसी क्षेत्र से दलित का प्रतिनिधि अलग, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हुआ, ठीक है, तो वहाँ इंग्लैंड के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अब भारत में क्या होगा, अब दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल जाएगी। यानी एक ही क्षेत्र से अब हिंदू भी चुनकर जाएंगे, मुस्लिम भी और दलित भी, ठीक। अब इस व्यवस्था से गांधी जी जो थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए। गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुए। अब गांधी जी को लगा कि अब इसे क्या होगा कि दलित जो हैं या अछूत जो है वो हिंदू से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी जो थे इसके विरोध आमरण अनशन करने लगे। वो अनशन पे बैठ गए, वो खाना ही नहीं खाते थे, ठीक है। फलस्वरूप 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना समझौता हुआ, ठीक है। और फिर गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। पूना समझौता में क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो मान गए कि चलिए ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक। यही था पूना समझौता। और ये कब हुआ था, 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। चलिए, तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा पूना समझौता। और अब चलिए नेक्स्ट जो हमारे महापुरुष है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। पूरे संविधान में इन्होंने दलितों के लिए एक जगह बना दिया। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आप इसको याद रखेंगे, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। दलितों के उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा, ठीक है। किसके द्वारा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 में। फिर उसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ किया था इन्होंने, ठीक है। महार सत्याग्रह का जब भी बात हो तो आप भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे 1927 में, ठीक है। अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव नीति को समाप्त करने के लिए इन्होंने यह सब आंदोलन चलाया था, ठीक। इसके बाद ये जो आगे का टॉपिक है ये तो आप समझ ही चुके हैं पिछले महात्मा गांधी के टॉपिक में, कि इन्होंने दलितों के लिए एक अलगाववादी धारणा रखी थी। वे दलितों को हिंदुओं से अलग मानते थे। कौन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसके आधार पर दलितों के लिए अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ये गए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वहाँ भी ये मांग रखा था, लेकिन वहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनको मिल गया कि चलिए ठीक है, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन होगा, जैसे मुस्लिमों के लिए होता है वैसे ही दलितों के लिए भी होगा। लेकिन इसके विरोध में गांधी जी जो थे इसका विरोध किए और उसके लिए सत्याग्रह यानी अमरण अनशन पर बैठ गए कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, ऐसा इससे होगा कि दलित जो है वो हिंदू से अलग हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही पहले हिंदू मुस्लिम है, अब 3 कैटेगरी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दलित, और अच्छे से लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो इसके कारण पूना समझौता हुआ, किसके बीच, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। कब, 1932 में, ठीक है। और ये जो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो मान गए, ठीक। फिर देखिए 1942 में अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किया गया। अनुसूचित जाति संघ का जब भी बात हो तो आप भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे, कब, 1942 में, ठीक है। इसके बाद अंत में 1950 में अम्बेडकर जो थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक। आप इसको भी याद रखेंगे।
इसके बाद और देखिए ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला जो प्रश्न है सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी, यानी ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने किस संगठन का स्थापना किया था। तो ब्राह्मण समाज तो नहीं होगा, आर्य समाज भी नहीं होगा। आपका देखिए अगला बिंदु है सत्यशोधक समाज, तो देखिए ये सही है, ठीक है। 24 दिसंबर 1873 को सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, तो ज्योतिराव फूले के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा आरंभ किया गया था। देखिए केरल में आपको हम बताए थे किसके द्वारा किया गया था, तो नारायण गुरु के द्वारा, ठीक। आगे है पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। देखिए पेरियार जो थे वो ईवी रामास्वामी नायकर का नाम था, ठीक है। तो पेरियार जो थे वो आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया था इन्होंने, कब, 1925 में, ठीक है। इसी को स्वाभिमान आंदोलन के नाम से भी जाना गया, आप इसको याद रखेंगे। अगला है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी, तो 1932 में की गई थी, ठीक है। अगला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। तो 21 है, 24 है, 34 है और 1945 है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था, किसके द्वारा, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक। चलिए अब आगे है आपका, आइए विचार करें। इसमें 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है एक करके। तो पहला प्रश्न जो है ये ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे। तो आप ज्योतिराव फूले के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा खुद से भी किताब में ढूंढ के खुद से भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, वीर सेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। वीर सेलिंगम का क्या योगदान था, इनका कर्म क्षेत्र कहाँ था, इसके बारे में भी आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो नारायण गुरु के बारे में भी आप इतना लिख सकते हैं, इन्होंने क्या क्या किया, इनका कर्म क्षेत्र कहाँ था, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही सही है, आप भी अपना किताब से बिंदु वाइज क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं। और 4 नंबर है देखिए महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी के द्वारा अछूत निवारण के क्या क्या उपाय किए गए थे, उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, क्या क्या किया उन्होंने। तो आप इनके बारे में भी इतना लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। खुद से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, खुद से भी इसका उत्तर बना सकते हैं। अगला है 5 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आप इन 5 प्रश्नों का हल कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद आइए करके देखें, ये आपको खुद से करना है, आप पढ़ें और खुद से करके देखें, प्रयास करें। और इसी के साथ आपका यह जो अध्याय था यह कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको आपने अच्छे से समझा, आशा आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।